नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं जीएस में भी बेसिकली स्टैटिक पार्ट। तो इस वीडियो में हम जो जीएस करने का हमारा तरीका होगा वो हम प्रीवियस ईयर का एक सेट उठाएंगे और उसको ना रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे। मतलब कि जैसे अगर उसमें कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो उस टॉपिक को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और ना ये आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अब 20-25 दिन ही रह गए हैं आपके आने 10 ग्रेड 2 के लिए और पटवारी के लिए। जो ये बाकी नॉन टीचिंग पेपर है ना, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिएगा हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन में से उठाएंगे और उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके लिए ना, जैसे क्या कि आपको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई पॉलिटी कर रहे हैं 10 दिन तक, है ना, 15 दिन तक हिस्ट्री कर रहे हैं, वो उसमें फिर ना आपके टॉपिक पूरे कवर होते और ना पेपर में उससे क्वेश्चन भी सोल्व होंगे और टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। तो ये आपके लिए काफी इफेक्टिव रहने वाली है। लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तो आपको लगेगा, आपको मतलब अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी काफी सारी कवरेज बढ़ गई एक तो, और एक साथ आपने काफी सारे टॉपिक को टच कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया द बोलागेटी पैलेस इज लोकेटेड। अच्छा, ये ना आपका एएसओ का पेपर हुआ था 2025 में, वो शिफ्ट मैंने उठाई हुई है। तो बोलागेटी पैलेस, देखिए इसमें जनरली एक चीज याद रखना, जिसमें ज्यादातर डबल टी या डबल उसमें आए ना, वो मैक्सिमम चांस है, मैं तुक्के वाली चीज बता रहा हूँ, केरला में होते हैं ये। मैंने देखा है काफी सारे क्वेश्चनों में ना जिसमें डबल टी होता है स्पेलिंग में, वो केरला में होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका केरला है। एक जस्ट तुक्के वाली चीज है, अगर आपको नहीं पता तो। अब इसके बाद क्या बोला गेटी पैलेस, तो ये आपका केरला में कहाँ पे, कोची में। और एक बनाया कब गया था, 1774 में। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपका जैसे पंजाब, गोवा और कर्नाटका तो आपके गलत हो ही जाएंगे। और ये बनाया किसने था, डच ने बनाया था। डिस्ट्रिक्ट कौन से, एर्नाकुलम में, 1744 पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें मेन पैलेसेस और मेन फोर्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। तो आपके जो बोलागेटी पैलेस तो केरला में हो गया, मैसूर पैलेस कर्नाटका में, अगोड़ा पैलेस गोवा, अगोड़ा फोर्ट गोवा में, सिटी पैलेस राजस्थान में, और बेकाल फोर्ट आपका कासरगोड केरला में। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, बेकाल फोर्ट, है ना। और एक आपका अगोड़ा फोर्ट भी पूछा जा चुका है पेपरों में। एक तो ये वाला एसएससी में आपका पूछा जा चुका है, अगोड़ा फोर्ट कहाँ स्थित है, वो है आपका आंसर गोवा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द कटकटिया डायनेस्टी। तो इसमें आपके ये ऑप्शंस दिए हुए, तो इसका आंसर है ओरागोलू। अच्छा, कटकटिया क्या थी, वो जो आज के टाइम का आपका तेलंगाना है ना, वो थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है कि जो बाकी के ऑप्शन है ना आपके, मदुरई, कोलम और रामेश्वरम, ये गलत हो जाएंगे। तो आपका मदुरई तो पंड्या डायनेस्टी से रिलेट करता है, और बाकी डायनेस्टी के कैपिटल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, कटकटिया जो है आपका वारंगल हो गया, पल्लव डायनेस्टी की थी कांचीपुरम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे जा चुके हैं आपके पेपरों में। ठीक है। पंड्या की थी मदुरई, पल्लवा की थी कांचीपुरम, और पंड्या की मदुरई थी, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। चोला की थी तंजावुर या गंगईकोंडा चोलापुरम, और इसके बाद विजयनगर की थी हम्पी। ये याद रखिएगा, विजयनगर की भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। और उसके बाद कटकटिया डायनेस्टी से रिलेटेड एक दो चीजें देख लेते हैं। तो इसकी कैपिटल थी वारंगल या उरुगालू, कहते हैं वारंगल या उरुगालू। और रीजन क्या था, जो आज के टाइम का तेलंगाना है। इंपोर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे, गणपति देवा, रुद्रमा देवी और प्रताप प्रताप रुद्रा टू। इन्होंने जो टेम्पल बनाए थे वो याद रखना, वारंगल फोर्ट, 1000 पिलर टेम्पल और रंपा देवी टेम्पल। ठीक है। इसमें पूछ रहे थे रंपा टेम्पल किसने, किस डायनेस्टी के टाइम पे बना था, तो कटकटिया डायनेस्टी के टाइम पे। 1000 पिलर टेम्पल हो गया, वारंगल फोर्ट बन गया, ये सारे कटकटिया डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे। क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका आंसर था आपका अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन और एक जो उनके साथ, जो जिनके साथ एसोसिएट थे, वो महबूब उल हक, इन दोनों ने मिलकर बनाया था ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। जो प्रिंसिपली जो इनको कहते हैं ना, किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था, तो महबूब उल हक पूछा जा सकता है। तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो फ्रेमवर्क किसने रेडी किया था, महबूब उल हक ने। और इसमें जो कैपेबिलिटी अप्रोच थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, अमर्त्य सेन ने। तो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, इन्हीं शिफ्टों में था
क्या फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? 1990 में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? यूएनडीपी। ठीक है। इसके बाद इसमें ना जैसे आपका जो मेन एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के किस किस कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं याद रखिएगा। हेल्थ है, हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक बच्चा कितने साल तक स्कूल में रहता है अपनी उम्र में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम, ये पर कैपिटा इनकम भी इसमें आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 3 पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड है। क्लियर होगी बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पंडिता रमाबाई ने क्या एस्टेब्लिश किया था पुणे में? तो भाई इसमें क्या है, एक तो आपका ना ये एसोसिएटेड था मुक्ति मिशन से, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1889 में इन्होंने श्रद्धा सदन एस्टेब्लिश किया था, कि इन्होंने पंडिता रमाबाई ने, जो विडोज होती है ना जिनको घर से निकाला होता है उनके लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 1890 में ये जो सदन है वो पुणे में शिफ्ट हो गया था, और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, ये एसोसिएट हो गई थी मुक्ति मुक्ति सदन से, मुक्ति समाज से। ठीक है, तो ये मुक्ति वर्ग जो है ये था आपका कडगांव पुणे डिस्ट्रिक्ट में। 1890 में पुणे में शिफ्ट हो गया था, इनिशियली बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया गया था 1889 में। क्लियर हुई बात? तो पंडिता रमाबाई ने श्रद्धा सदन एस्टेब्लिश किया था 1889 में, और मुक्ति की कहाँ था? कडगांव में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। When was the India's third national communication for the United Nations Framework Convention of Climate Change? तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ना एक प्रोटोकॉल भी है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट एग्रीमेंट अंडर, और किस फ्रेमवर्क के अंदर है? जो अभी आपका था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी समिट है ना वो उसकी एक वीडियो में डाल चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो एक अपडेटेड वीडियो में इसमें अपलोड कर दूंगा। तो UNFCCC के यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और रिलेटेड प्रोटोकॉल से क्योटो प्रोटोकॉल। एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ लेते, पूछी गई है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कि पेरिस एग्रीमेंट किस साल में हुआ था? 2015 में। क्लियर होगी बात? उसके अलावा इसमें और कुछ खास है नहीं। तो थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन था ये 9 दिसंबर 2023 को, उस हिसाब से तो करंट का पूछा था इन्होंने, पर करंट का भी 2025 में पेपर था, तो ये तो अटेम्प्ट करना मुश्किल था। पर ये है कि आप ये देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है ना, और फ्रेमवर्क कौन सा? UNFCCC, UNFCCC। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, इसको औध कह लो, अवध कह लो, एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्ट डेट पूछी जाती है ना, ऐसे क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए, और उससे आसपास की रिलेटेड डेट भी आप याद कर लीजिएगा कि क्या टॉपिक था। तो एनेक्सेशन से रिलेटेड है, तो एनेक्सेशन तो मेनली स्टार्ट हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के बाद 1853 के बाद। तो इसमें अगर आप देखें, अगर तुक्का ही मारे, आपको नहीं पता, 1853 के बाद डलहौजी जो लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके ड्यूरिंग जो इंट्रोड्यूस हुई थी, तभी तो एनेक्सेशन होने लगे थे, झांसी का हो गया था और इन सब का हुआ था ना, सतारा और ये वगैरह का उसी टाइम हुआ था। तो 1853 के बाद का ऑप्शन यही है, बाकी सब देखिए काफी दूर है उससे, तो ये आप एलिमिनेट करके ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं, क्या क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एसोसिएटेड विद लॉर्ड डलहौजी। तो मेनली जो एनेक्सेशन हुए थे सतारा, झांसी, नागपुर और संबलपुर। तो सिंध का हुआ था एनेक्सेशन 1843 में, पंजाब का 1849 में, अवध का हुआ था 1856 में, ये याद रखेगा। सिंध एनेक्सेशन पूछा जा चुका है, पंजाब एनेक्सेशन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, 1856 में अवध का एनेक्सेशन हुआ था। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि मिस गवर्नमेंट से कौन सा एनेक्सेशन हुआ था? तो अवध का ही था। अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं किया गया था, इसको किया गया था बाय मिस गवर्नमेंट, कि भाई उधर जो सरकार चलने का तौर तरीका ठीक नहीं था, तो ये चीज थी। तो अवध का मिस गवर्नमेंट से हुआ था। ये पूछ लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन सा हुआ था? तो वो झांसी का हुआ था। बाकी सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, अवध आपका मिस गवर्नमेंट की वजह से हुआ था। चलिए जी अगला देखते हैं। द टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक केम इनटू एन एग्जिस्टेंस ऑफ। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये था, ये देखिए मुश्किल क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो आफ्टर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स था, इसमें क्लासिकल म्यूजिक जो आपके हिंदुस्तानी और कर्नाटिक है, इनका जो क्या बोलते हैं, कम इनटू एग्जिस्टेंस।
थे तो पहले से, पर इनको क्या बोलते हैं, उसको पहचान और फेमस तब हुए थे, ये कह सकते हैं। तो कर्नाटिक म्यूजिक से इंपॉर्टेंट जो कंपोजर है वो याद रख लेते हैं, त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, ये इंपॉर्टेंट है आपके। त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री। और जो बेसिक टर्म्स है, स्वर, राग, ताल, लय और अलप, ठीक है। ये मेलोडिक एलोब्रेशन है, ये टेम्पो है, रिदम है, ताल, है ना। मेलोडिक फ्रेमवर्क है, राग, और स्वर है म्यूजिकल नोट। क्लियर हो गया। तो एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स के टाइम पे ये हुई थी। तो इसमें जो मेन चीज याद रखनी, ये पूछा आपको नहीं, ये वाला आया हुआ है, मुक्तेश्वर दीक्षितर किससे रिलेटेड है, तो कार्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है आपके, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई और पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट से मतलब सही है, कौन सी गलत है। तो क्या है, संस्कृत कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जोनाथन डकन 1791, कलकत्ता मदरसा was established वारन हेस्टिंग 1781, 1 लाख के सेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, चार्टर एक्ट 1813। अच्छा, चार्टर एक्ट, स्पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट की एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखिए, अब ना आपको जो इसकी तैयारी करनी है ना, बहुत क्रिस्प और जल्द से जल्द करनी है। सब्जेक्ट वाइज आप अब नहीं पढ़ सकते, पेपर उठाइए, पेपर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कर डालिए, है ना। तो यही आपकी अब तैयारी का एक तरीका रहना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से, 1781 में कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग ने बनाया, 1791 में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डकन ने, 1813 चार्टर्ड एक्ट 1 लाख रुपए एजुकेशन का, 1835 में मैकॉले बेनेट आई थी, 1854 में वुड्स डिस्पैच। तो ऐसे याद रखिएगा, 1854 वुड्स डिस्पैच, 1857 यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मुंबई मद्रास की एस्टेब्लिश हुई थी, 1882 हंटर कमीशन। पूछ लेते हैं हंटर कमीशन कब आया, 1882। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कब एस्टेब्लिश हुई, 1857। 54 में वुड्स डिस्पैच, 35 में मैकॉले बेनेट। चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख के एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। 1791 में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डकन ने। और कलकत्ता का पहला मदरसा 1781 में वारन हेस्टिंग ने। क्लियर हुआ। तो इस चीज को बार बार आप रिवाइज करिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके बाद व्हाट इज द मेन फोकस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। वही 5 ईयर प्लान से ना बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ना आपको सारे पता होने चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए कि किसमें क्या था, उनका मेन मोटिव क्या था ये पूछ लेते हैं, क्या टारगेट था वो पूछ लेते हैं। तो एक बार सारे 5 ईयर प्लान रिवाइज कर डालते हैं। पहला क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका ना मॉडल पूछ लेते हैं, तो हेरोड एंड डोमर अप्रोच थी या मॉडल कह लो। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान में महालनोबिस मॉडल था। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर पे फोकस था। सेकंड में हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स पे। थर्ड में सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पे, ठीक है। और इसमें ये इफेक्ट हुआ था, अब पूछ लेते हैं इंडो चाइना वॉर किस 5 ईयर प्लान के दौरान हुई थी, पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1962 में हुई थी, 1965 में, तो ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था। थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान इंडो चाइना वॉर हुई थी, ठीक है। उसके बाद प्लान प्लान हॉलीडे आते, क्योंकि जब वो वार से जूझ रहे थे तो फिर क्या था, उसमें छोटे फेजेस के लिए प्लान आया था, एनुअल प्लान्स आए थे, मतलब साल के टारगेट बनाए गए थे और उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग की गई थी। तो 3 एनुअल प्लान आए थे, 66, 67, 68 और 69 में, ठीक है। उसके बाद फिर फुल फ्लेज्ड प्लान आया, फोर्थ प्लान। फोर्थ प्लान का क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस, मतलब सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा ध्यान था। ये वर्ड है ना जो बोल्ड है, इनको आपको याद रखना है। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस, पूछ लेते हैं कि किस प्लान का टारगेट ग्रोथ विद स्टेबिलिटी था और प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस था, ठीक है। थर्ड का क्या था, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। फोर्थ का क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, अब स्टेबल होना था, लड़ाई के बाद हमें स्टेबल होना था, और प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस, और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान को पुअर्टी रिमूवल एंड सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस लगभग सभी में था, इसमें मेन टारगेट था पुअर्टी रिमूवल। एक वो आया था स्लोगन, गरीबी हटाओ, ठीक है। एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो मतलब बहुत कम से कम जो जरूरतें हैं वो पूरी हो हर नागरिक की। फिर रोलिंग प्लान किसको बोलते हैं, 1788 से 1780। क्वेश्चन एक पूछा गया था, रोलिंग प्लान किस प्लान के बाद आया था, तो फिफ्थ प्लान के बाद आया था, या सिक्स प्लान से पहले आया था। क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं थी, जनता गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल प्लान सिस्टम आया था, जिसमें ना आपके जो टारगेट थे ना वो पीरियडिकली रिवाइज किए जाते थे, मतलब आपने रखा 3 महीने तक का टारगेट की ग्रोथ टारगेट ये है, इन केस नहीं हो पा रहा तो उनको रिवाइज किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली सिनेरियोज को चेंज किया गया।
ठीक है। उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान, ये था पुअर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर फर्स्ट टाइम जोर कब दिया गया? 6th 5 ईयर प्लान में दिया गया, याद रखिएगा। पुअर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मॉडर्नाइजेशन पे फोकस कब आया? 6th 5 ईयर प्लान पे। 7th पे क्या था? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे। ये कब का टारगेट था? 7th 5 ईयर प्लान का, 85 से 90। फिर एनुअल प्लान आए 90 और 92 में, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, सीवियर इकोनॉमिकल इम्बैलेंस था, और इन सबको मतलब भारत रिसेशन में था, उससे उभारने के लिए एनुअल प्लान आने लगे थे। फिर 8th 5 ईयर प्लान कब आया? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद पहला 5 ईयर प्लान था ये, ठीक है। तो 8th 5 ईयर प्लान को क्या बोलते हैं? ये याद रखिएगा जो बोल्ड में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 9th 5 ईयर प्लान क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 9th 5 ईयर प्लान हो गया ये। 10th 5 ईयर प्लान टारगेट जिसमें पहली बार 8% इकोनॉमिक ग्रोथ का था, एम स्पेसिफिक मॉनिटरेबल टारगेट्स, ठीक है, 8% इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसके बाद 11th 5 ईयर प्लान फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का ये आपका 11th 5 ईयर प्लान है। 12th 5 ईयर प्लान का था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। उसके बाद से आपके 5 ईयर प्लान खत्म हो गए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी बात, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सारे के सारे जरूरी है, पर पहले जो दो है ना, ये लाखों बार आपके पूछे जा चुके हैं काफी बार एग्जामों में। क्या आप मॉडल इनके याद रखना, पहले वाले का हेरोड एंड टोमार और सेकंड वाले का मानलोबिस मॉडल है। इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, पीसी मानलोबिस को। इनका बर्थडे कब आता है, स्टैटिस्टिक्स डे कब बनता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। याद रहेगा नहीं रहेगा तो इसको 2-3 बार देख लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान वाला टॉपिक हमने इन क्वेश्चनों के थ्रू कर लिया, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द रीजनल रूरल बैंक सेटअप इन इंडिया? तो 1975 में हुआ था। रीजनल रूरल बैंक में क्या कि स्टेट गवर्नमेंट और जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलके अपना बैंक खोलते हैं, मेनली रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसमें किसानों को लोन, केसीसी और ये सब जो आपके किसानों से रिलेटेड स्कीम है ना, वो इसके थ्रू पहुंचाई जाती है। तो फर्स्ट फर्स्ट आरआरबी जो था वो एस्टेब्लिश 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। नाम क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। कहाँ की स्टेट का था ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि आपको याद रहे। प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो आरआरबी एक्ट 1976 के तहत ये खोला गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, क्रेडिट टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की ग्रोथ के लिए था मेनली, एग्रीकल्चरल लेबरल और आर्टिसंस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो रूरल को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, इसलिए था इसका पर्पस। द प्रॉफिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड। द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज आल्सो डिफाइंड एज। अच्छा प्रॉफिट, अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता ना, इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता, तो भी आप कर पाएंगे। प्रॉफिट क्या होता है? जितना खर्च हुआ और जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू में से खर्च को माइनस कर देंगे। तो वो ऑप्शन ही कौन सा आपको? फोर्थ है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और बाकी ना देखिए आपसे ये पूछे गए, टोटल रेवेन्यू तो ठीक है, टी से टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट चली गई। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला पूछा गया है, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट का तो टोटल कॉस्ट बाय डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये दोनों आए हुए हैं आपके। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा, अगर चेंज इन क्वांटिटी, समझ लीजिए कोई फैक्ट्री है वो 100 प्रोडक्ट बना रही थी, कुछ भी बना रही थी 100, तो जब अगर वो 101 प्रोडक्ट बनाएगी तो उसके रेवेन्यू पे कितना चेंज आएगा, उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। वही मार्जिनल कॉस्ट भी सेम होती है, जो 100 प्रोडक्ट बना रही थी तो उस पर जो खर्च आ रहा था, तो 101 और एक्स्ट्रा बनाने में क्या खर्च होगा, तो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच चोला किंग गेव द परमिशन टू बिल्ड द बुद्धिस्ट मॉन्टेस्ट्री एट नागापट्टिनम? तो ये थे आपके चोला किंग, राजा राजा वन। राजा राजा वन क्या है? अच्छा इसमें अगर आप चोला डायनेस्टी को पूरा रिवीजन करें तो पहले तो बोलते विजयलया चोला, ठीक है, फाउंडर थे। उसके बाद राजा राजा वन का क्या मेन एसोसिएट किस किस से है? बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनाया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन्होंने किया, श्रीलंका तक कैंपेन इन्होंने चलाया,
चूड़ामणि विहारा एसोसिएशन इन्होंने किया, किसने? राजा राजा वन। चूड़ामणि विहारा मेजर टेरिटोरियल एक्सपेंशन श्रीलंका तक कैंपेन बृहदेश्वर टेम्पल, किसने? राजा राजा वन ने। राजेंद्र वन ने गंगईकोंडा चोलापुरम और गंगा एक्सपेडिशन किया था, किसने? राजेंद्र वन ने। याद रखना इस चीज को। तो गंगईकोंडा चोलापुरम राजेंद्र वन और राजा राजा वन बृहदेश्वर टेम्पल। क्लियर हो गया। उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। देखिए अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, वही फिर से आ गया। तो 1919 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और इससे रिलेटेड अपना हमारे जो इंडिया से रिलेटेड अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, और इंडिया से रिलेटेड कौन था? अमर्त्य सेन। क्लियर होगी बात? इकोनॉमिस्ट। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन कौन से रिलेटेड है? यूएनडीपी। और महबूब उल हक ने फ्रेमवर्क पहली बार तैयार किया था। इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूटर अमर्त्य सेन ने। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, आप ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। All seats in the municipality shall be filled by a person selected by direct election for the territorial constituency under। अच्छा अब ना ये देखिए, ये आर्टिकल ना आपको याद होना, ये अटेम्प्ट होना, ये क्वेश्चन सही होना बहुत ही मुश्किल था। जेन्युइनली कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि भाई आपको याद हो ये सब, क्योंकि एक तो मेन आर्टिकल याद रहते और उसके ऊपर उनके सब पार्ट्स भी है ये, तो इनको एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पूछ लिया तो ये पूछे जा सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 243, किससे रिलेटेड? आपका कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। तो इसमें कौन कौन से हैं? पी से लेके डब्ल्यू तक, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये है। पी में डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी है क्यू में, ठीक है। क्यू और क्यू से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे भी याद रख सकते हैं हम। आर से कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी है, एस से वार्ड्स जो अलॉट होंगे, टी से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यू से ड्यूरेशन कितना क्या रहेगा, वी से डिस्क्वालिफिकेशन, डब्ल्यू से पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस अमेंडमेंट के थ्रू आए थे? 73rd अमेंडमेंट के थ्रू तो पंचायत आया था, आपका पार्ट 9 में ऐड होगी थी 11th शेड्यूल, और सब्जेक्ट थे 29। वहीं 74th अमेंडमेंट के थ्रू आया था आपका म्युनिसिपैलिटीज पार्ट 9A 12th शेड्यूल। ध्यान रखना 12th शेड्यूल, इसका 11th शेड्यूल, 29 सब्जेक्ट, इसके 18 सब्जेक्ट। पार्ट 9A में आपकी म्युनिसिपैलिटीज होगी और पार्ट 9 में आपका पंचायत हो गया, इसके 18 सब्जेक्ट थे। ये सारी ही चीज आपको रटी होनी चाहिए। 73वां पंचायत, 11th शेड्यूल 19 सब्जेक्ट, 74वां 12 शेड्यूल 9A आपका पार्ट हो गया, म्युनिसिपैलिटी 18 सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ये पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू याद रखना। पी से डेफिनेशन है, क्यू से कॉन्स्टिट्यूशन है, आर से इसका कंपोजिशन है, एस से वर्ड्स है, ठीक है। टी से आपका रिजर्वेशन है, यू से डेफिनेशन है, वी से डिस्क्वालिफिकेशन है, और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डब्ल्यू से इसकी। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये हमें बताना है। देखिए जम्मू कश्मीर में थी, पुडुचेरी में है, लद्दाख में नहीं है, दिल्ली में है, ये हमें याद रखनी है। अब मुझे बताएंगे चंडीगढ़ में है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जे एंड के में लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी, लद्दाख में नहीं है। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाते हैं 16 क्वेश्चन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपका एक नई क्वेश्चन फंसना ही है। क्या है? 8th शेड्यूल में 71st अमेंडमेंट के तहत कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं की गई थी, मैथिली इंक्लूड नहीं की गई थी? तो वो देख लेते हैं। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, KNM। तो जब बना था संविधान तो 8वें शेड्यूल में 14 ही लैंग्वेज थी। उसके बाद 21वें अमेंडमेंट 1967 में सिंधी आई थी सबसे पहले। 71वें में आपकी आई थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 4 हो गई। फिर आपकी 92 में आई थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है 7। और फिर 96 में क्या था? 96वां अमेंडमेंट जो हुआ था 2011 में, वो जो उड़िया की स्पेलिंग चेंज करके, मतलब बोलते इसको उड़िया, कोई उड़िया ही बोलते थे, उड़िया कर दी, ठीक है, ODIA कर दी। तो याद रखिएगा 71st में KMN आई थी, 92nd में BDMS आई थी। ये चीज आपको रट जानी चाहिए। स्टार्टिंग थी 14 लैंग्वेज, 7 और हुई थी। सिर्फ एक लैंग्वेज कौन सी ऐड हुई थी? सिंधी ऐड हुई थी। किससे? 21वें से। 71वें से KMN हुई थी। KMN में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्लियर हो गया?
नेपाल, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, आपको मैथिली से कंफ्यूज मत कर जाना इसमें। और उसके बाद फिर आपकी बीडीएसएम आई थी, मैथिली आपकी बाद में आई थी, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और फिर संथाली। ये चीज याद रखना, पक्का पूछा जाएगा एक क्वेश्चन इससे। तो ये आपकी 7 लैंग्वेज। पहली स्टार्टिंग में कितनी थी? ये शेड्यूल कौन सा? 8वां, ये याद रखना। पहले थी 14, 7 मतलब आपकी ये 8 और जुड़ गई थी, ये बन गई थी 22 है टोटल लैंग्वेज आपकी। ठीक है, तो ये आपकी कौन कौन सी? सिंधी जुड़ी, और 6 ये जुड़ गई, केमन और आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, विच इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, का कौन सा फीचर नहीं है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप किससे ली थी हमने? ये आप मुझे बताएंगे। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, संप्रभुता पार्लियामेंट की है जुडिशियल रिव्यू है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की क्या कह रहा है? नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल है, जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल है। कौन से आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू, या मुझे बताना। जुडिशियल रिव्यू कौन सा आर्टिकल है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट में, सोवरेनिटी तो मतलब सबसे ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, उससे संविधान से बड़ा कोई नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप तो ये नहीं होगा ना, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, ये किससे ली थी अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, किस कंट्री से ली थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर किससे लिया था ये बताना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी किससे लिया? जुडिशियल रिव्यू किससे लिया था? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किससे लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज किससे लिए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सेकुलरिज्म है, रिपब्लिक है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। तो ये आपका पूछा जा चुका है। ये आपके देखिए ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। इनसे रिलेटेड एक तो आप जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड आर्टिकल मुझे बताएंगे, और ये लिया किससे गया था ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सडननेस एंड एब्रप्टनेस ऑफ द इंडियन मॉनसून इज नोन एज। अब यार देखिए एक बात देखिए, अगर मॉनसून ही भूल जाए, आप इसको देखें, एकदम अचानक से और एकदम अकस्मात एकदम में कोई चीज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बस्ट, बस्ट ही बोलेंगे ना, एकदम फट जाना। ब्रेक ऑफ मॉनसून नहीं होगा, ऑनसेट ऑफ मॉनसून नहीं होगा, रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून नहीं होगा। तो ये टर्म्स ना आपकी सारी ही पूछे जा चुके हैं। बस्ट ऑफ मॉनसून का एकदम से मॉनसून आ जाना और भारी लगातार बारिश होए 3-4 दिन या काफी दिन तक, उसे कहेंगे आप बस्ट इन मॉनसून। ठीक है, और ब्रेक ऑफ मॉनसून क्या? टेम्पररी ड्राई स्पेल आ जाए, मतलब कुछ दिन बारिश हो फिर रुक जाए, और फिर उसके बाद फिर बारिश होने लगे। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, अराइवल इन प्रोग्रेशन ऑफ मॉनसून, मतलब मॉनसून आ रहा है धीरे धीरे, मॉनसून आएगा। रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून मतलब मॉनसून जा रहा है धीरे धीरे, बारिश कम होती गई, जैसे अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश हुई, फिर सितंबर में कम होती चली गई और धीरे धीरे वो खत्म हो गई। ठीक है, तो आता है किस किस तरह? अरेबियन सी से आता है या फिर बे ऑफ बंगाल से आता है। क्लियर हो गया? उसके बाद भाई ये अल नीनो, ये कई बार पूछा गया है और कई तरीके से पूछा गया है। ये है एक तो आपके ओशन करंट है, ये बेसिकली फिनोमिना है क्या? अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। पूछ लेते हैं कहाँ से होता है सदर्न ऑसिलेशन से, कहाँ होता है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, याद रखना ये किस लिए क्या करता है कि किस इसके कारण होता क्या है? वार्मिंग ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक। और अल ला नीना इसका ही साथी है, ला नीना ये क्या? कूलिंग ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। ठीक है, वार्मिंग ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक, अल नीना, कूलिंग ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। ठीक है, अल नीनो से ना ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। वार्म वाटर शिफ्ट्स ईस्टवर्ड, गर्म जो पानी है वो ईस्टवर्ड हो जाता है, इसीलिए जो आपके ना इंडियन समर्स में मॉनसून में जो मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, इंडियन समर में मॉनसून क्या होता है ये डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। ठीक है, कि अल नीनो कैसा है उस अकॉर्डिंगली मॉनसून डिसाइड होता है, मतलब प्रिडिक्ट कर पाएंगे कैसा मॉनसून होगा, बारिश ज्यादा होगी कम होगी, वो अल नीनो पे डिपेंड करता है। ठीक है, होता क्या है पैसिफिक ओशन में? तो सदर्न ऑक्सीलेशन के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी टेरिटरीज जो बनाई गई थी वो किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाई गई थी?
तो 9, 6, 7 और 8 ये देख लेते हैं एक बार। तो इसका ही आपका आंसर आ जाएगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। तो ये है क्या? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे एसोसिएटेड है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स से एसोसिएटेड है। इट एबोलिश द ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट्स और डी टेरिटरीज। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ना, इसके बाद आपको याद हो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बना था। किससे रिलेटेड, क्या कारण था? एक आपके थे पोटी श्रीरामल्लू। क्यों? आपके लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट बनी थी, कौन सी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके लिए कमीशन बना था। ठीक है, उसके मेंबर थे कुंजरू, के एम कुंजरू, है ना। अब ये चीजें ना आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोटी श्रीरामल्लू के कारण क्या, उन्होंने आमरण अनशन किया था, तो उसी बात अनरेस्ट हो गया था काफी ज्यादा। तो फिर आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बन के आया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और फिर यही इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। तो इसने क्या एबोलिश कर दिया था? पार्ट जो डिवीजन हुआ था, पार्ट ए बी सी डी में जो स्टेट्स बटे हुए थे उनको। और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला था 1951 में 9th शेड्यूल। 7th था 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। 42nd, अच्छा अगर स्टेट का नाम चेंज करना हो या, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। 7th था 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। 42nd, भाई 42nd आपका 1 करोड़ बार पूछा जा चुका है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कौन से 3 वर्ड थे? वो 3 वर्ड्स आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, इसलिए पर्पस है कि कमेंट सेक्शन में आप इनको बताएं। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी, ये एबोलिश हो गया था आपका। ठीक है, राइट, ये इसका लीगल राइट बन गया था कौन सा आर्टिकल? लीगल राइट बन गया कौन से आर्टिकल में, ये आप बताना। 52nd 1985 एंटी डिफेक्शन, कौन सा शेड्यूल है इसका, ये मुझे बताएंगे। 61st 1988 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोटिंग एज 21 से 18 कर दी थी। तो कौन सा अमेंडमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो 61st अमेंडमेंट। 69th 1991 दिल्ली को एनसीटी का दर्जा, ठीक है, नेशनल वो। इसके बाद है 71st 1992, हम डिस्कस कर चुके, केएमएन मणिपुरी है, इसको मैथिली से कंफ्यूज मत करना, मैथिली 19 आपकी इसके 92nd अमेंडमेंट में आई थी। 73rd 1992 में पंचायत। 74 म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, 86वां 2002 राइट टू एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका है 91st काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लिमिट किया गया था, कितनी लिमिट है? 15%। ठीक है, 92nd 2003 4 लैंग्वेज, कौन कौन सी? ठीक है, इसके बाद 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, किसके बीच में? इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या हुआ था? टेरिटरीज एक्सचेंज की थी दोनों ने, मतलब कि कुछ इंडियन टेरिटरीज थी जो बांग्लादेश में थी, और कुछ बांग्लादेश की टेरिटरीज थी जो इंडिया में थी, तो वो हमने एक्सचेंज की थी। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा, ये मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। 103rd था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का। 105th था एसईबीसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये क्या था? तो एससीबीसी क्या है आपका? ये है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो इसके लिए कमीशंस भी बनाए गए थे, है ना, आपका ओबीसी वाला कमीशन हो गया, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट का कमीशन, ये सारे बनाए गए थे। तो जो आपके कमीशन बनाए गए थे ना, इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें ना आपको बात याद रखनी है कि एक तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर आपका शेड्यूल ट्राइब, और नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। ये कौन सा आर्टिकल है? इसमें आर्टिकल 338 है। अच्छा, ये तो 338 हो गया, पार्ट है इनके 338, 338 ए और 338 बी। ये देखिए मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा है कौन कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि आपको ये याद रहे। 338,
338A और 338B बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये आपके हो गए एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीओबीसी। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी और ये सारे जो भी थे किस आर्टिकल में, 338 में, याद रखना ये चीज। अगला क्वेश्चन था, is flanked by a narrow coastal strips along with the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east। फिर एक बात बताओ, ये क्वेश्चन किया जा सकता था कैसे, अगर आपको नहीं भी पता तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो जिसकी स्ट्रिप कुछ आप अरेबियन सी में भी लगती हो और जुड़ती हो और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में, तो वो नर्मदा रिवर तो हो नहीं सकती। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी नहीं हो सकता, लक्षद्वीप आइलैंड भी नहीं हो सकता, वो पेनिनसुलर प्लेटू तो ही होगा जो यहाँ से मतलब आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से जुड़ता हो। समझ रहे हैं ना बात, तो तुक्का मारे तो आप इसको, अगर क्वेश्चन की अगर आपको अवेयरनेस रहेगी ना तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बाकी अपना इससे रिलेटेड जो चीजें हैं आपकी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अरेबियन सी और आपका ईस्टर्न पे बे ऑफ बंगाल है, ये चीज क्लियर होगी आपको। जनरली अब उसमें मेन बात कर लेते हैं, तो वेस्टर्न घाट ना आपका उसकी पीक्स हायर होती हैं, ईस्टर्न घाट की छोटी छोटी पीक्स होती हैं। ठीक है, और ये डिसकंटिन्यू होता है बीच बीच में। और इसके बाद जो हमारे रेंजेस हैं, इन रेंजेस की पीक्स ये बहुत ज्यादा बार पूछी जाती हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो K2 जो है, K2 किसकी पीक है, काराकोरम रेंज की, 861, मतलब ये क्या बोलते हैं, 8611 मीटर की है। कंचनजंगा हिमालयन रेंज की है, 8586। इनकी आप कई बार हाइट भी पूछ लेते हैं, पर याद रखना कौन सी रेंज की कौन सी हाईएस्ट पीक है। K2 है हिमालयन की, कंचनजंगा है जो इंडियन ओरिजिन, इंडियन रीजन में जो आता है। ठीक है, फिर है गढ़वाल हिमालयन की, नंदा देवी है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय की नंदा देवी। और उसके बाद पटकई और नागा रेंज की सारामती है। अनाईमुडी किसकी, वेस्टर्न घाट की। डोडा बेटा किसकी, नीलगिरी हिल्स की, नीलगिरी रेंज की। ठीक है, 2637 ये पूछा हुआ डोडा बेटा की हाइट। कंचनजंगा की पूछी हुई है, K2 की पूछी हुई है, तो ये चीजें याद रखना आप। और अभी पावंगपुई किसकी है, मिजो हिल्स की है। ये वैसे बस ये पूछा पावंगपुई किस रेंज की है, तो ये मिजो हिल्स। शिलोंग पिक खासी की, खासी रेंज की है। ठीक है, उसके बाद मुल्यनगिरी, ये बाबा बुदन हिल्स के, बाबा बुदन हिल्स ये आपका। अच्छा, किस जगह एक रीजन बताना है इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन पे। फिर उसके बाद गुरु शिखर पूछी हुई है, अरावली की गुरु शिखर 1722 है इसकी। फिर जिंदागाड़ा ये पूछा हुआ है आपका, जिंदागाड़ा। अरमाकोंडा भी बोलते हैं इसको, ईस्टर्न घाट की है, 1690। फिर उसके बाद धूपगढ़ भी पूछा हुआ है, सतपुरा रेंजेस 1350। फिर उसके बाद आपका ये सद्भावना शिखर, इसमें ये आया, कोलामर तो नहीं आया, सद्भावना शिखर पूछा गया है किसका, विंध्या रेंज के 750 के आसपास। ठीक है, ये सारे पूछेंगे। सैडल पीक भी आया हुआ आपका अंडमान निकोबार का 732। ये तो आपके ना आए हुए सारे ये वाले, तो इनको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और कोई सा पूछा जा सकता, अनाईमुडी भी आया हुआ है आपका। ठीक है, नंदा देवी भी पूछा गया है, K2 और ये सारे आपके आए हुए, इसलिए मैंने ये सारे आपको रिवाइज करा दिया और आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which type of the water body accounts for the highest proportion according to the water census? तो वाटर सेंस 1819 का पूछा गया था इन्होंने। तो ना इसमें अब देखिए हमारे ना लेक्स भी इतने नहीं है, रिजर्वेयर्स इतने नहीं है, टैंक्स इतने नहीं है, पॉन्ड्स है हमारी सबसे ज्यादा। ठीक है, तुक्का मारा जा सकता था, रिस्क रहता, आपको पॉन्ड्स और लेक्स में कंफ्यूज हो सकते थे शायद। वैसे कहा जाए तो पॉन्ड्स हमारे ज्यादा है, लगभग 60% के करीब है, इधर लिखा हुआ है 60% के करीब हमारे पॉन्ड्स हैं। ठीक है, लेक्स तो हमारी बहुत ही कम जगह पे है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी था, पर एग्जाम प्रेशर में हम ज्यादा सोचने लगते हैं ना, तब जाके एक बार हम सही टिक लगाएंगे और उसके बाद फिर कंफ्यूजन में आके वो ऑप्शन चेंज कर देते हैं, जो कि फिर जनरली हमारा गलत हो जाता है। ठीक है जी, तो पॉन्ड्स हमारे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करता है वाटर सेंसस में। ठीक है, सबसे ज्यादा पानी हमारा पॉन्ड्स में है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द यूनियन टू प्रमोट द एंड डेवलप द हिंदी लैंग्वेज के लिए कौन सा आर्टिकल उसके प्रमोशन के लिए बात करता है, तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 351। ठीक है जी, उससे बाकी आर्टिकल हम देख लेते हैं। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 344 ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन या कमेटी, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कमीशन या कमेटी बननी चाहिए। 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट,
346 कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन के बीच में किस लैंग्वेज में होगी। 347 स्पेशल लैंग्वेज प्रोविजन होना चाहिए। 350 लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रीवेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। 350 ए मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस। 350 बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो माइनॉरिटी में है उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। 351 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। तो 343 से लेके आपके 350 तक में, 350 या 351 तक आपके सारे आर्टिकल रिलेटेड है लैंग्वेज से। तो वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। ये वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है 343, आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। और मदर टंग वाला और ये वाला, बस ये 3-4 तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप सारे एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी पूछ सकते हैं ये। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 345, 44 के लिए 44 से कमीशन होना चाहिए या कमेटी होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। क्लियर है। अब आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चन पे। साइंस का क्वेश्चन कौन सा है। विटामिन डी स्टेटमेंट दिया, विटामिन डी हेल्प्स प्रॉपर सेलुलर फंक्शन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। विटामिन ए क्या करता है, इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन। विटामिन के हेल्प्स इन द बॉडी टू एब्सॉर्ब और रिटेन आयरन एंड प्रोटीन। तो इसमें से कौन सा सही है, आपके दो सही है, ए और बी, सी गलत है। अच्छा, इसमें ना आपको ये याद रखना कि कौन सा वाटर एब्जॉर्बेंट वाला है, कौन सा आपका वाटर एब्जॉर्बेंट वाला नहीं है, कौन सा क्या करता है, वो सारी चीज एक बार देख लेते हैं। ये चीजें आप पक्का याद, मैं सॉरी वाटर एब्जॉर्बेंट, वाटर सोल्यूबल है, सॉरी वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल, ये चीज हमें याद रखनी है। तो इसमें आपका विटामिन ए विजन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। विटामिन बी 1 इससे क्या बीमारी हो जाती है अगर डेफिशिएंसी से, क्या बेरी बेरी और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। विटामिन 2 राइबोफ्लेविन। विटामिन 3 पेलेग्रा किससे होती है, विटामिन B3। पहले पूछ रहे थे विटामिन बी, फिर अब उसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी है ना, जितने भी 1 2 3 6 9 12, ये सारे हमें याद होने चाहिए। विटामिन ऑफ फोलिक एसिड और क्या, डीएनए सिंथेसिस और आरबीसी फॉर्मेशन। विटामिन B12 किससे रिलेटेड है, आरबीसी फॉर्मेशन और नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो विटामिन सी स्कर्वी और कोलेजन। विटामिन डी कैल्शियम, बोन्स और रिकेट्स। विटामिन ई रिकेट्स रिलेटेड एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग और बोन मेटाबॉलिज्म, इनसे रिलेटेड है। देखिए अगर विटामिन ए विजन से रिलेटेड है, डेफिशिएंसी होगी तो विजन से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, वो चीज है। ठीक है। फैट सोल्यूबल आपका कीड़ा हो जाता है, कीड़ा यानी KEDA, और आपका वाटर सोल्यूबल बी और सी। याद रखिएगा, बी के कॉम्प्लेक्स सारे और सी वाटर सोल्यूबल है। विच इज नॉट ए जनरली पार्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको नहीं पता हो कुछ भी तो भी किया जा सकता है। तो सुर ताल लय, ये इसी में ऑप्शन में मतलब इसी तरीके से दिया गया था। सुर होता है, लय होती है, ताल होती है, भक्ति नहीं होती भाई। मतलब क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट नहीं होता, भक्ति होती था पर क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट नहीं होता, ये चीज याद रखना। तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे कौन कौन से पार्ट हैं, स्वर या सुर है, म्यूजिकल नोट, राग मेलोडिकल फ्रेमवर्क, ताल रिदम, लय टेम्पो, अलप मेलोडिकल कोलेबोरेशन इलेबोरेशन। ठीक है जी, भक्ति नहीं होती इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी। तो याद रखिए, कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, तापी मुल्तई से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, किस स्टेट है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कृष्णा महाबलेश्वर से, महानदी शिवा से, यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से। ठीक है। गुरुमुख ग्लेशियर से। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट, सारे आपको याद होने चाहिए। गोदावरी त्रिम्बकेश्वर से, कृष्णा महाबलेश्वर से। ठीक है। कृष्णा रिवर के पास कौन सा स्टेट एस्टेब्लिश है, कृष्णा रिवर के बैंक पे कौन सा स्टेट है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, याद हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ इक्वलिटी। तो ये याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे करके हम सारे आर्टिकल कर लेंगे। अगर शिफ्ट वाइज चलते जाएंगे ना, तो स्पेसिफिकली उठा के आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को रेफर करेंगे तो। हर टॉपिक को हम टच करते चलेंगे। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। अनटचेबिलिटी का एबोलिशन 17। टाइटल्स का एबोलिशन 18।
ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। 14 का क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई वो नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन। 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। सारे ही पूछे जा चुके हैं कई बार, तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। टाइटल वाला भी पूछा जा चुका है कई बार। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 28 सेंसस से रिलेटेड है। अब ना सेंसस जो हमारी अभी रिसेंट की चल रही है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऑल्दो उसका डाटा भी पब्लिश नहीं हुआ है, चल रही है अभी हमारी सेंसस। ठीक है, तो सेंसस आ सकता है 2011 को ही हुई थी लास्ट। तो ये हमारा पब्लिक मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो डायरेक्ट हम सेंसस की एक वीडियो कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसमें लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किस में है आपकी, राजस्थान में। वैसे बिहार और राजस्थान दोनों में ही है, तो राजस्थान इसका आपका आएगा लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। क्लियर हो गया। तो टोटल लिटरेसी रेट अपनी कितनी है, 74%। ठीक है, और अगर जैसे कि बिहार की ना टोटल मिला के मेल और फीमेल की, मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट टोटल मिला के बिहार की है। और सिर्फ राजस्थान की पर्टिकुलरली देखा जाए तो उसमें फीमेल की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 100% बोलते, राजस्थान की वेरी लो फीमेल लिटरेसी रेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए से क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। अब 29th क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको, अगर साइंस से रिलेटेड टॉपिक आपको क्लियर है तो ही कर पाएंगे, नहीं तो क्या कि ऑल डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, इसको ऐसे मानिए कि ना ग्लूकोज के लिए अगर 2 कार्बन लगे तो डाइसेक्राइड्स होंगे। खैर उसको करेंगे कभी डिस्कस, पर अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स डू नॉट रिएक्ट विथ टोलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। सुक्रोज इज कॉमनली एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कैन रिड्यूस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ना इसमें आपके टोलेंस रिएक्शन होता है, फेलिंग्स रिएक्शन होता है, और इसमें रिएजेंट्स यूज होते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, जो रिड्यूस कर दे किसको, रिएजेंट्स को जो रिड्यूस कर दे ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर दे, उसे रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो इसमें आप बेटर रहेगा, रट लीजिए इसको। तो इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है ना आपकी, तो फेलिंग टेस्ट है। ठीक है, इसमें जो कलर याद रखिएगा, ब्रिक रेड होता है, CO2 प्रेसिपिटेट बनता है इसके कारण। टोलेंट टेस्ट में सिल्वर मिरर। ठीक है, और ब्रेंडिक टेस्ट में ऑरेंज ब्रिक रेड। ठीक है, CO2 की डिपेंड करता है कि कंसेंट्रेशन कितनी है, ज्यादा है तो ब्रिक रेड बन जाएगा और कम है तो ऑरेंज बन जाएगा। तो 3 टेस्ट है, ब्रेंडिक टेस्ट, टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। रिड्यूसिंग शुगर आपकी कौन कौन सी है ये याद रख लेना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। जो सुक्रोज है ना आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारी ना आपकी मैक्सिमम चांस है कि यही पूछे रिड्यूसिंग है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज आपकी रिड्यूसिंग है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू। अच्छा, अपने पहले सिंड्रोम हम देखते हैं कौन कौन से ये होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ये सारे पूछे गए आपके, डाउन, एडवर्ड, टर्नर, लिलफिल्टर, ट्रिपल, ये आपके पूछे गए हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 में होता है क्रोमोसोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 में, और पटाऊ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 में, टर्नर सिंड्रोम 45 और एक्स। ठीक है, मतलब कि क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, याद रखिएगा। और नीलफिल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें ना जैसे क्या होता है, मेल में होता है एक्स और वाई, एक एक्स आके और लग जाता है तो नीलफिल्टर हो गया। टर्नर में क्या होता है, एक एक्स कम हो जाता है, क्योंकि आपके फीमेल में होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स खत्म हो जाता है या नहीं होता। और ट्रिपल एक्स जो सिंड्रोम है 47 ट्रिपल एक्स ये, और एक्स वाई वाई सिंड्रोम है एक, तो ये नाम से पता चल जाएगा एक्स, इसमें एक वाई एक्स्ट्रा और आके लग जाता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पूछा गया, टर्नर रिलेटेड है फीमेल से और नीलफिल्टर रिलेटेड है मेल से, याद रखिएगा। एडवर्ड सिंड्रोम आपका ट्राइसोमी 18 में, डाउन ट्राइसोमी 21 में, और ट्राइसोमी 13 में पटेओ सिंड्रोम। ये नहीं पूछा गया कभी आपका, पर ये 2 पूछे गए। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड एज हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स अकॉर्डिंग टू द वाटर बॉडीज सेंसस 18-19 में किसके हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स है।
तो भाई तुक्का मार सकते थे आप इसमें, बाकी आप कंफ्यूज हो सकते हो तमिलनाडु, केरला में, वेस्ट बंगाल में। इसका सही आंसर तो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अभी स्किप भी कर सकते हैं, याद है तो अच्छी बात है। तमिलनाडु में आप याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है। ठीक है, तो इसको सिर्फ आप इतना ही याद रखना है। इसके बाद है एज अ पार्ट ऑफ द साइटेड एनएफएचएस, अच्छा सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट किस उसमें है रिलीजन में आपकी, तो वो बुद्धिस्ट में है। ठीक है, ऑप्शन और नहीं थे तो सबसे ज्यादा 89.5% शेड्यूल कास्ट आपको बुद्धिज्म में मिलेगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखिज्म से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लग सकता है आपको कि सिखिज्म हो, क्योंकि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो पंजाब में है, ये चीज याद रखना। पर इसका आंसर बुद्धिस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु बिपिन सिंह वॉज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एक तो भाई किस स्टेट में कौन सा क्लासिकल डांस है, और उनके एक्सपोनेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो गुरु बिपिन सिंह आपको याद होगा तो ही आप इस पे कर पाएंगे, क्योंकि नाम भी कंफ्यूजिंग है काफी। मतलब मणिपुरी इसका आंसर है। तो क्लासिकल डांस कौन कौन से कहाँ कहाँ होते हैं वो और उनके एक्सपोनेंट्स हम देख लेते हैं। तो पहला है आपका भरतनाट्यम, होता है तमिलनाडु में। ये जो है ना पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा है, पूछी गई है, रुक्मणी देवी अरुणा डले। इसको आप ना इससे कथकली से कंफ्यूज मत करना। रुक्मणी देवी अरुणा डले जो है ये आपको भरतनाट्यम करती है। बाला सरस्वती भी इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। यामिनी कृष्णामूर्ति और आपकी मृणाली साराभाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार तो आप याद रखिए, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णामूर्ति, बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी अरुणा डले। पढ़नी आपने सारी है, पर ये तो रटी होनी चाहिए, बाकी अगर आप मिस कर जाए तो ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या पता आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम भी इंपॉर्टेंट है। तो आप नहीं सारी 4-5 बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, पहले इतनी को जब अब बोलेंगे कि बहुत सारी है, यूं तो बहुत सारे डांस है आपके, तो सारे आप नहीं कवर कर पाएंगे, पर पहले इतने को तो करिए आप कवर। इतनों को 5-6 बार पढ़िए, इन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर हम अपना अपना लेवल बढ़ा लेना और डीप में चले जाना इनमें। पर इतनों को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो 3-4 भरतनाट्यम में याद होनी चाहिए। रुक्मणी अरुणा डले, मृणाली साराभाई, ये फेमस है काफी मृणाली साराभाई ना। ठीक है, यामिनी कृष्णामूर्ति, बाला सरस्वती, यामिनी, ये 3 तो आप एटलीस्ट याद रखिए। इसके बाद है कथक। ये कथक कली से कंफ्यूज मत करना, कथक ये नॉर्थ इंडिया वाला है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज। ठीक है, और उसके बाद शंभू जी महाराज। ये महाराज जितने भी याद रखिएगा, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कमुदनी लखिया, सरस्वती सेन। फिर कथकली, कथकली आपका केरला में होता है। ये कथक आपका यूपी में या नॉर्थ इंडिया में मेनली होता है। कथकली केरला में होगा। केरला में तो होगा, तो इसके आपके हैं, आपके कौन कौन से, एक तो कोटकला शिवरमन। ठीक है, इसके अलावा आपका कलम्बदलम कृष्ण नायर और कलम्बदलम गोपी और रामाकुट्टी नायर। अच्छा ये है इंपॉर्टेंट, कलम्बदलम रामाकुट्टी नायर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं आपका ये कोटकला शिवरमन हो गया, दो तो ये हैं, और कलबंदनम केशवन, ये आपके हो गए कथकली के। कुचिपुड़ी के आ जाते हैं हम, कुचिपुड़ी में आ जाते हैं आपके वेमपत्ती चिन्ह सत्यम। अच्छा ये दो, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। और आपका वेमपत्ती चिन्ह सत्यम, शोभा नायडू। अब शोभा नायडू है, जैसे नायडू सरनेम है, जनरली आपके आंध्र प्रदेश से रिलेट करती है ये जो सरनेम है, तब इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको शोभा नायडू पूछ लिया, कई बार नाम सजेस्ट कर देते हैं कि वो कौन सा क्लासिकल डांस करते होंगे। ठीक है, उसके बाद वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। ठीक है, चलिए जी अगला देख लेते हैं। ओडिसी, ओडिसी में
भाई ओडिसी में ना ये आपका कई बार आ चुका, केलुचरण मोहपात्रा। केलुचरण मोहपात्रा बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कुमकुम मोहंती। ठीक है, संजुक्ता पुलगरी, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनल मानसिंह। ठीक है, गंगाधर प्रधान, प्रतिमा गौरी। तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, ये आपके 4-5 बार आ चुके हैं पेपरों में, चाहे एसएससी हो गया, डीएसएस भी हो गया। फिर मणिपुरी में देख लेते हैं। मणिपुरी में गुरु बिपिन सिंह, जवेरी सिस्टर्स। इससे पहले हमने एक जोड़ी और देखी थी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। वो कौन सा डांस था, या मतलब रिवाइज करते जाइए ऐसे ना। इसके बाद आपका राजकुमार सिंहजीत सिंह। तो ना ये जैसे राजकुमार सिंहजीत सिंह है, ये ना आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये मणिपुरी करते होंगे या नहीं। तो ऐसे नाम वालों को आप जरूर याद रखिए, ऐसे नाम वाले वो पूछते हैं। चारू सिजा माथुर, ये भी मणिपुरी करते हैं। अब आ जाते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरला का। केरला का इससे पहले कौन सा देखा था, कथकली। अच्छा, मोहिनी अट्टम के ना फेमस है काफी पर्सनैलिटी, आपको याद भी होंगी कुछ। एक जया प्रभा मेनन है। ठीक है, एक कनक रेले। एक और है ये आपकी कलमदल्ला मैंने जो कल्याण कुट्टी अम्मा। कल्याण कुट्टी अम्मा ना, ये फेमस है आपकी। ठीक है जी, उसके बाद भारती शिवाजी। तो ये तो दो आपकी फेमस है। ठीक है, इसके बाद सतारिया। सतारिया असम से रिलेटेड है, तो जतिन गोस्वामी। तो बोरा सरनेम वाले जनरली असम के होते हैं, इंदिरा पी बी बोरा। ठीक है, उसके बाद एक है आपका अनीता शर्मा। अब इसको जैसे आप देख लेंगे, हमारे जो सीएम है उनका सरनेम भी शर्मा है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। पर एक शर्मा इधर भी है आपका, ये रहा वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये फेमस कुचिपुड़ी करती है। तो इनको आप 5-6 बार पढ़ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास का मेन मकसद था कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू सारे टॉपिक को करते चले। टाइम बहुत कम बच गया, तो हम टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अगर आप हिस्ट्री लेके बैठे तो 1 महीना आपका हिस्ट्री को कवर करने में लग जाएगा, और फिर बाकी आपके टॉपिक रह जाएंगे। तो बेटर और बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी, आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठाइए, उससे में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं कीजिए, और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। तो इसी तर्ज पे वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई और सजेशन हो तो कमेंट करना, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।